हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो परीक्षा है आपकी वह 8 मई से शुरू हो रही है। जिसमें जो आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट है, इसका हमने 2025 का पीवाईक्यू करवा दिया, 2024 का पीवाईक्यू करवाया है। आज की क्लास में हम लोग 2023 का जो पीवाईक्यू है इसको डिस्कस करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है शिक्षण प्रविधि। अच्छा, समय बहुत कम बचा है। आज जो है आज 28 अप्रैल है, 8 तारीख को आपकी परीक्षा है। मान के चलिए 10 दिन का समय भी नहीं है आपके पास, 9 दिन का समय बचा है। और इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर बैक लग जाए तो फिर उससे पूरा सेमेस्टर खराब हो जाता है। शिक्षण प्रविधि शैक्षिक क्रियाओं के संचालन का विशिष्ट ढंग है। उक्त कथन किस शिक्षाविद द्वारा दिया गया है? रॉस, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन जो है वह डी राइट हो जाएगा। प्रमुख शिक्षण प्रविधियां कितने प्रकार की हैं? प्रमुख शिक्षण प्रविधियां 9 प्रकार की हैं। कितनी? 9 प्रकार की, जिसमें आपकी प्रश्नोत्तर प्रविधि आ जाती है, जिसको हम क्वेश्चन आंसर टेक्निक कहते हैं। दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन टेक्निक आ जाती है। तीसरे नंबर पे आपकी नरेशन टेक्निक आ जाती है। 4 नंबर पे आपकी एक्सप्लेनेशन टेक्निक आ जाती है। और 5 नंबर पे ये जो स्पष्टीकरण प्रविधि, जिसको इलस्ट्रेशन टेक्निक भी कहते हैं। 6 नंबर पे आती है आपकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक की। 7 नंबर पे ऑब्जर्वेशन टेक्निक आ जाती है। 8 नंबर पे उसको क्या कहते हैं, उदाहरण प्रविधि आ जाती है। 9 नंबर पे आपका ड्रिल वर्क टेक्निक आ जाती है। ठीक है, तो ये 9 टेक्निक होती हैं और ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में सबसे प्राचीन प्रविधि कौन सी है? सबसे प्राचीन वाद विवाद, समूह कार्य प्रविधि, पर्यवेक्षित प्रविधि या फिर संगोष्ठी प्रविधि। तो सबसे प्राचीन पूछ रहा है वह है पर्यवेक्षित अध्ययन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वाद विवाद प्रविधि में कितने समूह सक्रिय रहते हैं? जो वाद विवाद प्रविधि है इसमें 4 समूह सक्रिय रहते हैं। सर 4 कैसे? एक तो होता है पक्ष समूह। क्या होता है? एक होता है पक्ष समूह, जिसको अफर्मेटिव ग्रुप कहते हैं। ये उस टॉपिक के समर्थन में तर्क देने वाला होता है। दूसरा होता है विपक्ष समूह। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है विपक्ष समूह, निगेटिव ग्रुप। ये उस टॉपिक के विरोध में तर्क देता है। तीसरा होता है आपका ज्यूरी या फिर जजेस, यानी कि निर्णायक मंडल होता है। क्या होता है? निर्णायक मंडल होता है, जो उन तर्कों की गुणवत्ता और प्रस्तुति का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। चौथा होता है आपका श्रोता समूह। कौन सा? चौथा होता है श्रोता समूह, यानी कि ऑडियंस, जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं और चर्चा को कहते हैं कि पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है समूह इसमें एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वाद विवाद प्रविधि में शिक्षण चरण कितने होते हैं? शिक्षण चरण जो है वो 5 होते हैं। सर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं, पहली तो योजना हो गई, जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पे टॉपिक का चुनाव किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरे नंबर पे आपकी तैयारी आ जाती है। ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन, छात्रों को सामग्री इकट्ठा करना और ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम किया जाता है। 3 नंबर पे आपका प्रेजेंटेशन आ जाता है। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपने तर्कों को सामने रखना। फिर 4 नंबर पे आपका डिस्कशन आ जाता है। 5 नंबर पे आपका कंक्लूजन आ जाता है। तो यही वो 5 चरण होते हैं। इतनी बात क्लियर है। समूह कार्य प्रविधि में 15 सदस्यों के समूह में कितने व्यक्ति, यानी कि कितने व्यक्ति या छात्र काम करते हैं? 8, 10, 15, 12। कितने लोग इसमें काम करते हैं? तो इसमें आपके 8 जो है व्यक्ति या 8 छात्र काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समूह कार्य प्रविधि में शिक्षण चरण कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्ट का निर्धारण और समूह निर्माण, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का स्टेज होता है। टीचर सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसको चुनता है और छात्रों को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। वेरी गुड। संचालन मूल्यांकन, इसमें छात्र समूह में मिलकर काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और काम पूरा होने पर टीचर उनकी परफॉर्मेंस और जो भी उन्होंने कुछ सीखा, जो ज्ञान हासिल किया, उसका आकलन या मूल्यांकन करते हैं। फिर शिक्षक का दायित्व, ग्रुप वर्क में टीचर का जो रोल है वो एक फैसिलिटेटर और एक मार्गदर्शक का होता है। वो तय करता है कि हर ग्रुप सही डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। विवेचन प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित विचार किस शिक्षाविद ने दिए हैं?
विवेचन एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या टॉपिक पर बातचीत करते हैं। किसका स्टेटमेंट है? जेम्स, कोलिन, रॉस, हर्बर्ट। किसका स्टेटमेंट है ये जेम्स का स्टेटमेंट है सर। किसका स्टेटमेंट है? जेम्स का स्टेटमेंट है। विवेचन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 5। विवेचन प्रक्रिया जो है सर वह 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो आपका आ जाता है औपचारिक विवेचन। क्या आ जाता है सर? एक आ जाता है फॉर्मल डिस्कशन और दूसरा आ जाता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल डिस्कशन। अब जो ये औपचारिक है इसके नियम, समय और स्थान पहले से तय होते हैं, ठीक है। दूसरा जो अनौपचारिक है इसमें नियम फ्लेक्सिबल होते हैं और छात्र बड़े ही आसान तरीके से अपने विचार साझा कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में किसी टॉपिक पर अचानक से हुई कोई चर्चा हो गई, तो ये इनफॉर्मल होता है। हालांकि इसमें ऑप्शन जो सी है वह आपका राइट हो जाएगा। नाटकीकरण प्रविधि या प्रक्रिया में कितने शिक्षण चरण सक्रिय रहते हैं? 5, 7, 9, 3। कितने शिक्षण चरण इसमें सक्रिय रहते हैं? तो इसमें रहते हैं आपके 9। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस कराने हैं, बहुत सारी क्लासेस करानी है, समय बहुत कम है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। संगोष्ठी प्रक्रिया प्रविधि में किन किन चरणों से प्रक्रिया पूर्ण होती है? समूह निर्माण, प्रकरण का निर्धारण, प्रपत्र तैयार करना, संगोष्ठी का संचालन करना, विवेचन का समाहार, संगोष्ठी की समीक्षा, या फिर सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो संगोष्ठी प्रक्रिया प्रविधि में ये सारे ही स्टेजेस हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इतनी बात क्लियर है। संगोष्ठी प्रक्रिया में शिक्षण चरण कितने निर्धारित किए जाते हैं? तो इसमें कितने चरण निर्धारित किए जाते हैं सर? 5 चरण इसमें निर्धारित किए जाते हैं। विचार गोष्ठी में किस व्यक्ति की भूमिका प्रमुख होती है? वक्ता, छात्र, शिक्षक या निर्णायक? किसकी जो है भूमिका प्रमुख होती है? तो इसमें जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, उसकी भूमिका प्रमुख होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। कार्यगोष्ठी यानी कि वर्कशॉप प्रविधि में कितने शिक्षण चरण निर्धारित किए गए हैं? इसमें 6 जो है शिक्षण चरण निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मौखिक रूप शिक्षण प्रणाली को शिक्षाविदों ने क्या नाम दिया था? शिक्षक छात्र शैली, पंडित शैली, पुस्तक शैली, व्याख्यान शैली। तो इसको क्या नाम दिया गया था? इसको पंडित शैली नाम दिया गया था। प्रमुख शिक्षण विधियां कितने प्रकार की बताई गई? जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं वह 7 प्रकार की बताई गई हैं, जिसमें आपका लेक्चर मेथड आ जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आ जाता है, और आगमन निगमन आ जाता है, प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है, उसके बाद आपकी खोज विधि आ जाती है और विश्लेषण संश्लेषण विधि आ जाती है। तो ये 7 आंसर जो आपका यहाँ पे है वह राइट हो जाएगा। कहानी के रूप में तथ्यात्मक सामग्री का प्रदर्शन ही कहानी विधि है। उक्त कथन किस संस्था ने अभिव्यक्त किया है? किसने किया है? तो यह शिक्षा शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन का स्टेटमेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक विधि प्रक्रिया में क्या नियोजन करना होता है? देखिए क्या नियोजन करना होता है? आदर्श वाचन, हाँ ठीक है। पाठ्य पुस्तक विधि प्रक्रिया में वाचन ठीक होना चाहिए। अनुकरण वाचन की मतलब जो है आप पढ़ रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे भी दोहरा रहे हैं, और प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक होना चाहिए। नवीन और जो कठिन शब्द हैं उनकी मातृभाषा में व्याख्या करो, ठीक है। जो कठिन शब्द हैं वो बच्चों की मातृभाषा में उसको एक्सप्लेन कर दो। महत्वपूर्ण वाक्यों को सरल भाषा में समझा दो। व्याकरण का ज्ञान प्रसंग के अनुकूल कराओ, बच्चों को प्रैक्टिस कराओ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। पाठ्य पुस्तक विधि प्रक्रिया में ये सब कुछ होना तय है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्याख्या विधि के बारे में निम्नलिखित कथन किस शिक्षाविद ने दिया है? व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द, शब्द समूह या कथन के अर्थ की संपूर्ण जटिलता दूर की जाती है। किसका स्टेटमेंट है? रॉस, वॉमट्यू, गार्लिक या पंडित नेहरू का? किसका स्टेटमेंट है ये गार्लिक का स्टेटमेंट है। गार्लिक का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। प्रारंभिक हर्बर्टीय विधि में कौन कौन से प्रमुख चरणों को स्थान दिया गया है? तो इसमें जो है स्पष्टता, व्याख्या, लेखन और जो प्रेजेंटेशन है इनको स्थान दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी गद्य शिक्षण में गद्य के अर्थ को बताते हुए किस शिक्षाविद ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है? गद्य हिंदी गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसका स्टेटमेंट है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
गद्य शिक्षण में कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या उद्देश्य बताए गए हैं। देखिए गद्य शिक्षण में 6 से 8 तक, एक तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, वाचन की योग्यता का विकास होना चाहिए, शब्द भंडार बच्चे का बढ़ना चाहिए, चारित्रिक और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम बच्चे के अंदर जागना चाहिए, तर्क और विचार शक्ति का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। गद्य शिक्षण में कक्षा 9 से 10 के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। गद्यांश को आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों सहित शुद्ध वाचन की योग्यता का विकास करना। जी बिल्कुल, कक्षा 9 से 10 तक की बात हो रही है, यहाँ पे माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। सर किसकी बात हो रही है, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है। ठीक है, इस पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य बहुत व्यापक हो जाते हैं भाई। अब इसमें क्या है कि शुद्ध वाचन की योग्यता का भी डेवलपमेंट करना है। इस स्तर पर छात्र से उम्मीद की जाती है कि वो केवल पढ़ना ही ना सीखे बल्कि भावों के अनुसार उतार चढ़ाव लेकर के आए, आरोह अवरोह जिसको यहाँ पे कहा गया है। और जहाँ पे विराम चिन्ह है कि जैसे पूर्ण विराम है तो हमें ज़्यादा विराम लेना है, कॉमा लगा है तो हल्का सा रुकना है फिर पढ़ना है, तो इस तरीके से उन चिन्हों का ध्यान रखते हुए प्रभावी ढंग से आप पढ़िए उसको। ठीक है, विभिन्न गद्य लेखों की भाषा शैली का ज्ञान कराना। अब भाई भाषा शैली का ज्ञान, छात्र अलग अलग लेखक जैसे प्रेमचंद हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, उनकी लिखने की शैली, उनके शब्दों का चयन, मुहावरों के प्रयोग में अंतर समझने यहाँ पे लगता है। पाठ्यगत आदर्शों से चरित्र निर्माण, तर्क शक्ति का विकास। देखिए चरित्र निर्माण और तर्क शक्ति, गद्य के जो पाठ होते हैं जैसे कहानियाँ हो गई, निबंध हो गए, इनके माध्यम से छात्रों को नैतिक मूल्यों की सीख देना है। उनमें स्वतंत्र रूप से सोचने और तर्क करने की क्षमता भी विकसित करना अनिवार्य उद्देश्य बन जाता है। तो ये सारे ही उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। वाचन लेखन व्याकरणीय विधियां, यानी गद्य शिक्षण के ये तो आधारभूत कौशल माने गए हैं भाई। इसमें छात्र को पढ़ना, लिखना और साथ साथ भाषा के नियम यानी व्याकरण को भी समझाना है बच्चे को, ये तो ठीक हो गया। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्या विधि, हर्बल्टीय विधि, ये गद्य पढ़ाने की मुख्य प्रणाली मानी गई है। विशेष रूप से हर्बल्टीय विधि का उपयोग गद्य की विस्तृत पाठ्य योजना जो लेसन प्लान बनाने में किया जाता है, ये भी ठीक है। शब्द विन्यास विधि, व्याख्या विधि, अनुकरणीय विधि, यहाँ पे शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना, वाक्य रचना हो गया है ना, उसको समझना, शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण करना कि टीचर किस तरीके से पढ़ रहे हैं वैसे ही अनुकरण करना, ये सब गद्य शिक्षण के बहुत अनिवार्य अंग हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाता है। गद्य शिक्षण में प्रस्तावना प्रश्नों का क्या महत्व है। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं जब आप क्लास में जाते हैं तो जैसे ही कोई टॉपिक शुरू करना होता है तो उससे रिलेटेड पहले हम बच्चों से कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो गद्य शिक्षण यानी कि यहाँ पे प्रोज टीचिंग की बात हो रही है। इसमें जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं, ये पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक चरण होता है, शुरुआती चरण होता है। ठीक है, पाठ्य शिक्षण की भूमिका बनाना, इसमें क्या होता है, यह छात्रों का यानी कि पाठ्य शिक्षण की भूमिका बनाना कि अब हम चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान उस टॉपिक की तरफ अट्रैक्ट करता है प्रस्तावना प्रश्न, और पाठ के लिए एक बेस तैयार कर देता है। और पढ़ाए जाने वाले गद्यांश को पूर्व ज्ञान से जोड़कर उद्देश्य कथन स्पष्ट करना। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इनके माध्यम से टीचर ये चेक करता है कि छात्र उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में पहले से क्या जानते हैं, और फिर उन्हें नए पाठ उसके उद्देश्य कथन की ओर ले जाता है। छात्रों को पठन के लिए तैयार करना, ये छात्रों में जिज्ञासा पैदा करता है। यहाँ पे आप बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें मेंटली जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी टू लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर हमको बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए। हमारा टीचिंग सब्जेक्ट ये है, जैसे आपका टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिंदी हो गया, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस हो गया, तो ये टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके ही आप व्हाट्सअप करिए। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितना कंटेंट हम आपको यहाँ से देते हैं वह पर्याप्त रहता है। ठीक है, हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा।
चलिए, ये जो चैनल है ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम ये बीएड एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद यूपी टेट की क्लासेस करवाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी पद्य शिक्षण में कक्षा 6 से 8 तक क्या उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं? पद्य शिक्षण में कक्षा 6 से 8 तक क्या उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं? देखिए, बात 6 से 8 तक की हो रही है। कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर पद्य या कविता शिक्षण के उद्देश्य केवल अर्थ समझने तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका स्वरूप भावनात्मक और कलात्मक भी होता है। अब पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? एक तो इसमें सबसे पहली बात, कविता की लय, गति, यति अनुसार सस्वर पाठन की योग्यता का विकास करना। कविता का असली आनंद उसके संगीत और लय में होता है, वरना कविता भी क्या है, पद्य ही तो है, लेकिन उसको उसका असली रूप, उसको असली तरीके से पढ़ना, लय में पढ़ना है ना, ये उसको अलग बना देता है। छात्रों को लय, गति, यति, यानी यति मतलब यहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग, ठीक है, इसके साथ कविता पढ़ना सिखाना इस स्तर का प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक लक्ष्य है। शुद्ध उच्चारण की योग्यता, कल्पना व मानसिक शक्ति का विकास करना। पद्य में उपमा और अलंकार का प्रयोग होता है, जो छात्रों की कल्पनाशीलता को बढ़ा देता है और उन्हें शब्दों के गहरे अर्थ समझने में भी हेल्प करता है। कविता द्वारा प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ाना, नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराकर चरित्र विकास करना, यानी कविताओं के माध्यम से छात्रों में प्रकृति प्रेम, देशभक्ति, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता जगाई जाती है। तो कुल मिलाकर के पद्य शिक्षण में कक्षा 6 से 8 तक ये सारे ही उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो गया। कविता शिक्षण के प्रमुख कितने अंग बताए गए हैं? कविता शिक्षण के प्रमुख 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें आपका प्रस्तावना आ जाता है, उद्देश्य कथन आ जाता है, प्रस्तुतिकरण आ जाता है, भाव विश्लेषण आ जाता है, सौंदर्य बोध आ जाता है और मूल्यांकन या पुनरावृत्ति भी इसमें आ जाती है। 1 2 3 4 5, हाँ ये 6 होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। कविता यानी पद्य शिक्षण में कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती है? कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती बताओ? भाषानुवाद एवं भाष्य विधियाँ ये तो अपनाई जाती है, व्याख्या विधि भी आती है, समीक्षा एवं तुलना विधियाँ भी आती हैं। इसमें अनुकरण एवं अनुसंधान विधि नहीं आती। अनुकरण जो है ये मुख्य रूप से शुरुआती स्तर पर लिखने के लिए, बोलने के लिए उपयोग की जाती है। अनुकरण की हम पढ़ रहे हैं, बच्चा पीछे पीछे नकल कर रहा है ना। और कविता के जो गहरे भाव हैं उनको समझने के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। अनुसंधान विधि, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ये साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा है, जहाँ खोज की ज़रूरत होती है। कविता एक कलात्मक विधा है, जहाँ खोज से ज़्यादा महसूस किया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। कोई भी ज्ञान, 28 नंबर, हाँ, कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है जो नाटक में परिलक्षित न होता हो। यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया है भरत मुनि ने। सर किसने दिया है? भरत मुनि ने ये स्टेटमेंट दिया है। हिंदी नाटक शिक्षण के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? देखिए, हिंदी नाटक शिक्षण के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? भाव अनुसार संवाद, बोलने की योग्यता का विकास करना, अभिनय कला का ज्ञान, हिंदी भाषा प्रयोग का प्रशिक्षण देना कि कैसे हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, इसकी ट्रेनिंग देना, छात्रों के आदर्शों के अनुसार चरित्र निर्माण और आत्म प्रदर्शन का अवसर। कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। हिंदी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों में वह कौन सा उद्देश्य है जो गलत है? देखिए गलत क्या है भाई? ध्वनि तत्व व उच्चारण से अवगत कराना, व्याकरण के नियमों का ज्ञान व प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। छात्रों में तर्क शक्ति व रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी ठीक है। व्याकरण द्वारा छात्रों में स्व अनुभव का विकास करना, ये उद्देश्य गलत है, क्योंकि स्व अनुभव की इसमें बात हो रही है, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो इसका विकास मुख्य रूप से साहित्य, कविता या कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता है, व्याकरण का नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम चले जाएंगे। हिंदी व्याकरण शिक्षण में प्रमुख विधियां कितनी बताई गई हैं? सर इसमें प्रमुख विधियां जो हैं वह 3 बताई गई हैं, जिसमें एक होती है आपकी औपचारिक विधि। क्या होती है सर? औपचारिक विधि, फॉर्मल मेथड। इसमें व्याकरण को एक अलग विषय के रूप में नियमों के साथ पढ़ाया जाता है, जैसे सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। दूसरा अनौपचारिक होता है। क्या होता है? अनौपचारिक
अनौपचारिक विधि, अनौपचारिक इनफॉर्मल मेथड। इसमें अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता बल्कि भाषा पढ़ाते पढ़ाते ही नियमों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। और तीसरी आती है आपकी प्रयोगात्मक विधि। क्या होती है? तीसरी आती है प्रयोगात्मक विधि या व्यावहारिक विधि, जिसको प्रैक्टिकल मेथड कहते हैं। इसमें नियमों को रटने की बजाय उनके अभ्यास और प्रयोग पर जोर दिया जाता है, जैसे आगमन निगमन विधि हो गई। तो कुल मिलाकर ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। हिंदी कहानी शिक्षण के प्रमुख तत्व कितने बताए गए हैं? 5, 8, 6, 11 कितने तत्व बताए गए हैं? तो ये 5 तत्व बताए गए हैं। इसमें कितने? 5। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हिंदी कहानी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौखिक व लिखित कहानी का वर्णन करने की योग्यता बढ़ाना, कल्पना व तर्क शक्ति का विकास, सृजनात्मकता का विकास करना, कहानी द्वारा संवेदनों का रेवण कर आदर्श चरित्र का निर्माण करना, और उपरोक्त सभी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। हिंदी शिक्षण में हार्वर्ड शिक्षण प्रणाली में वर्तमान में कितने पदों को अपनाया जा रहा है? तो ये आपको पता है कि इसमें 5 पदों को अपनाया जा रहा है, जिस वजह से इसको हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। आरसीएम उपागम, RCEM शिक्षण हिंदी प्रणाली का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था? RCEM तो ये किया था डॉक्टर दवे। RCEM प्रणाली का विकास डॉक्टर RH दवे ने किया था। सिंपल सी बात है। हिंदी शिक्षण के NCERT उपागम ने स्कूल विषयों के शैक्षिक ने कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया है? तो इन्होंने 3 लक्ष्यों को निर्धारित किया है। NCERT के 3 मुख्य लक्ष्य होते हैं। एक तो आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो जाता है, दूसरा भावात्मक पक्ष हो जाता है, तीसरा क्रियात्मक पक्ष हो जाता है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण NCERT प्रणाली में क्या दोष देखने को मिलते हैं? देखिए, लेखन में अधिक समय लगना, ठीक है, व्यावहारिक उपयोग नहीं होता, विषय वस्तु के हर अंश को मानसिक प्रक्रिया के रूप में लिखना भी कठिन है, अधिक समय लगना व शिक्षक को अधिक काम करना। ये सारे ही ऑप्शन हमारे ठीक हो जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। उत्तम पाठ योजना के लाभ क्या हैं? देखिए, उत्तम पाठ्य योजना, जो अच्छी पाठ्य योजना होती है उसका क्या लाभ है? विषय वस्तु नियोजित और व्यवस्थित, वेरी गुड, पहले से वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है। पाठ को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाना, समय शक्ति की बचत करना, वेरी गुड, ठीक है। इससे पाठ और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनता है, इफेक्टिव बनता है, समय बचता है, शक्ति बचती है। छात्रों को पाठ्य योजना में संलग्न रख अनुशासन कक्षा में बना सकता है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। उक्त कथन किस शिक्षाविद ने दिया है? DW एलन ने दिया है सर। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में छात्र शिक्षक को समस्त कौशलों में से कम कितने कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है? कितने कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है? कम से कम 5 कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। कौन कौन से कौशल? पहला है हमारा प्रस्तावना कौशल। कौन सा है सर? प्रस्तावना कौशल, जिसमें पाठ की शुरुआत जो होती है वो प्रभावी ढंग से करना। दूसरी व्याख्या कौशल होता है। क्या होता है? व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल, जो भी कंटेंट है उसको स्पष्ट रूप से समझाओ। तीसरा है हमारा जो हमारी जिसको हम क्वेश्चनिंग स्किल कहते हैं, प्रश्नोत्तर कौशल जिसको कहते हैं, है ना, प्रश्न कौशल कह दीजिए इसको। प्रश्न कौशल होता है सही और सटीक प्रश्न पूछो बच्चे से, 3 हो गए। चौथा है हमारा रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन कौशल। क्या है? पुनर्बलन कौशल। इसमें क्या होता है पुनर्बलन में कि अगर बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करना, बच्चे ने, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया, आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, इस तरीके से। 1 2 3 4 हो गए। जो 5वां है वो है हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल यानी कि श्याम पट्ट कौशल। श्याम पट्ट कौशल ये भी जरूरी है, बोर्ड को सही और साफ सुथरे तरीके से उपयोग करना। तो छात्र इसमें कौशल में ये 5 ऐसे कौशल हैं जिसमें छात्र को दक्षता प्राप्त करना जरूरी है। पाठ योजना शिक्षण में प्रश्न पूछने में प्रभावशाली कौशल घटक मुख्यतः कितने होने चाहिए? तो इसमें कितने होने चाहिए सर? 5 होने चाहिए। श्रवण कौशल में छात्रों में कौन कौन सी श्रवण योग्यताएं होना आवश्यक है? सुनने में क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है? तो सुनने के लिए श्रवण तीक्ष्णता, मतलब इसमें क्या है कि आप जो है और उचित रूप से सुनना, कहने का मतलब है कि ध्यान केंद्रित करके ध्वनि को स्पष्ट रूप से आप ग्रहण कर पाएं।
व्याख्या और श्रुतिगत आत्मीकरण, मतलब सुनी हुई बात का अर्थ समझना और उसे अपने विचारों में ढालना, इंटरनलाइज करना, ठीक है। विभेदीकरण और धारणा, अलग अलग ध्वनियों या शब्दों के बीच अंतर कर पाएँ, जैसे शा और सा में अंतर, ये शा होता है, ये सा होता है, दोनों के बीच अंतर कर पाएँ और सुनी हुई जानकारी को याद रख पाएँ। ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। चलिए, कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शिक्षक क्या उपाय करता है? पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछता है। जी बिल्कुल, जितना पहले से बच्चे को पता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। श्याम पट्ट पर आकर्षक शीर्षक और लिखने के माध्यम से, पिछले पाठ का संक्षिप्त थोड़ा उल्लेख करना, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। इससे बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है। हिंदी पठन कौशल के कितने प्रकार हैं? हिंदी पठन कौशल के मौखिक पठन और मौन पठन 2 प्रकार हैं। मौखिक पठन ओरल होता है, इसमें सस्वर पठन, इसको भी यानी कि मौखिक पठन को सस्वर पठन भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं? सस्वर पठन भी कहते हैं। इसमें शब्दों को आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। यह प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने का, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़रूरी है। मौन पठन साइलेंट रीडिंग, इसमें बिना आवाज़ के मन ही मन पढ़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थ को गहराई से समझना और पढ़ने की गति बढ़ाना होता है, और ये जो ऊंची क्लासेस हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में लेखन यानी स्पेलिंग्स कौशल के मुख्य नियम कितने हैं? तो इसमें जो मुख्य नियम है वो 7 बताए गए हैं। एक तो कह रहा है लेखन के लिए, लेखन कौशल के लिए। अब भाई लेखन के लिए एक तो 7 बताए गए हैं। 7 में पहला है आपका बैठने का ढंग होना चाहिए। भाई लिखने के लिए आपके बैठने का ढंग अच्छा होना चाहिए, है ना। भाई लिखते समय आपका जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए ताकि थकान ना हो, लिखावट आपकी अच्छी रहे। आँखों से उचित दूरी होनी चाहिए, ठीक है। कागज़ कॉपी जिस पर भी आप लिख रहे हैं कम से कम 12 इंच 1 फुट की दूरी पर होना चाहिए। और आप जो है पेन को सही तरीके से पकड़ें, ठीक है। और जो भी आप लिख रहे हैं उसके ऊपर लाइन ठीक से खींचें। अक्षरों की बनावट सही होनी चाहिए। जो आप ये शब्द लिख रहे हैं इनके बीच की ये जो दूरी देख रहे हैं ये दूरी बराबर होनी चाहिए, है ना। और सही चीज़ यानी सही कागज़, स्याही, कलम सही तरीके से आपको चुनना होगा। जिस पेन पर आपकी ग्रिप अच्छी बनती हो उसी पेन से आपको लिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें 7 जो है वो कौशल आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हिंदी भाषा में भाषण यानी उच्चारण कौशल के शिक्षाविद पाणिनि ने कितने दोष बताए हैं? 10, 12, 8, 11। तो इन्होंने बताए हैं 8। कितने दोष बताए हैं? 8 दोष बताए हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में एक शिक्षक कितने प्रकार के श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग कर सकता है? तो वह 3 श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। पहला वो जो सिर्फ सुनने के काम आते हैं, जैसे कि आपका रेडियो। दूसरा वो जो सिर्फ देखने के काम आते हैं, ठीक है। चौथा वो जो जिसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे कि आपका टेलीविज़न। ऑप्शन 3 राइट, सी राइट हो गया। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने पदों का निर्धारण किया गया है? तो इसमें 4 पदों का निर्धारण किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में कितने प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं? कितने प्रकार की? देखिए, व्यवहारिक एवं सामाजिक क्रियाएं, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं, लेखन और श्रव्य दृश्य क्रियाएं, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो भैया इसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाएं आती हैं, ठीक है। अब इसमें आपका जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। साहित्यिक में आपका क्या आ जाएगा? साहित्यिक में जैसे कि जो साहित्यिक है ये सीधे तौर पर हमारे LSRW से कनेक्ट है। LSRW, अब सर ये क्या होता है? मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हमारा सुनना, बोलना, पढ़ने, लिखने को इम्प्रूव करता है साहित्यिक। सांस्कृतिक मतलब जैसे आपकी भाषा संस्कृत का वाहक होती है। उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से छात्र भाषा के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। उत्पत्ति एवं परिवार की दृष्टि से विश्व की समस्त भाषाओं को भाषाविदों ने कितने भागों में विभक्त किया है? कितने भागों में विभक्त किया है? इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है। हिंदी भाषा के विकास में मध्यकाल का कालखंड क्या था? बताइए। तो वो जो कालखंड था हमारा 1500 से 1800 ईस्वी तक था। कितना? 1500 से 1800 ईस्वी तक। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं, हिंदी योगात्मक भाषा है,
हिंदी भाषा में वर्णों का उच्चारण स्थान सुनिश्चित है। हिंदी भाषा की प्रकृति सरल है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप क्या हैं? देखिएगा, हिंदी मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा भी होती है, राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में। ये सभी हिंदी भाषा के अलग अलग रूप हैं। राज्य भाषा का अर्थ क्या होता है? जिस भाषा में राजकाज अथवा प्रशासनिक कार्य होते हों उसे राजभाषा कहते हैं। संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ अक्षर हैं तो देवनागरी के हैं। उक्त कथन किस भाषाविद ने दिया है? यह स्टेटमेंट पिटमैन का है सर। किसका? पिटमैन का। ध्वनि विज्ञान का निम्न अर्थ किस शब्दकोश में दिया जाता है? ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के उच्चारण और ध्वनि परिवर्तनों के इतिहास और सिद्धांत का अध्ययन है। किसने कहा? ये शिक्षा शब्दकोश के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। देवनागरी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन है? बताइए कौन हो जाएंगे? तो इसमें आपका क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शब्द विज्ञान में शब्द एवं पद में प्रमुख अंतर क्या है भाई? बताइए। देखिएगा, इसमें शब्द एक या एक से अधिक ध्वनियों का योग है, जबकि पद भाषा की लघुतम इकाई है। शब्द कई स्वरों का संगम है। पद कई शब्दों का वर्ग है। शब्द स्वरों व व्यंजनों का संगठन है। पद शब्दों की श्रृंखला है। उक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें आपका शब्द स्वरों और व्यंजनों का संगठन है, पद जो है वह शब्दों की श्रृंखला है। यही प्रमुख अंतर है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। शब्दों की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ के अनुसार कितने वर्ग हैं? सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द, वर्ण शब्द, व्यंजन शब्द, सार्थक शब्द, सम शब्द, ध्वनि शब्द, गति शब्द। क्या हो जाएगा? तो ये आपका सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द हो जाएगा। हिंदी की शब्द रचना के मुख्यतः कितने रूप मिलते हैं? तो इसमें 3 रूप मिलते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वो शब्द हैं? देखिए, एक तो होता है आपका रूढ़ शब्द, ऐसे जो लिखा जाता है रूढ़ शब्द। ये क्या होता है? रूढ़ शब्द, ठीक है, जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ठीक है। जैसे आपका घर हो गया है ना, घर के टुकड़े करोगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे जल है मतलब पानी, अगर इसको अलग अलग कर दो, जा अलग कर दो, ला अलग कर दो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यौगिक शब्द आ गए। क्या आ गए? यौगिक शब्द आ गए, ठीक है। जो यौगिक शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे पाठशाला है ना, तो ये आपका यौगिक शब्द हो गया। फिर आते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या आते हैं? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। जो यौगिक तो हैं, यौगिक तो होते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे पंकज, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल, है ना, तो अपना सामान्य अर्थ छोड़ दिया और किसी विशेष अर्थ के लिए फेमस हो गए। जैसे पंकज, पंकज किसके लिए? कीचड़ में जन्मा यानी कि कमल, है ना। तो ये 3 होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। संधि के कितने भेद बताए गए हैं? तो सर संधि के जो हैं इसमें वो 3 भेद बताए गए हैं, ठीक है। एक जैसे एक तो आपकी स्वर संधि हो गई। कौन कौन सी? एक तो आपकी स्वर संधि हो गई, दूसरी व्यंजन संधि हो गई और तीसरी आपकी विसर्ग संधि हो गई। क्या हो गई? विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। तो ये 3 संधि होती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शब्द परिवर्तन कितने रूपों में देखने को मिलता है? तो जो शब्द परिवर्तन है यह आपका एक रूपता एवं अनेक रूपता, नवीनता, साधारीकरण, सरलीकरण एवं अतिरिक्तीकरण, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं। शब्द परिवर्तन सभी रूपों में देखने को मिलता है। देखिए, एक रूपता, अनेक रूपता, कई बार भाषा को सरल बनाने के लिए अलग अलग रूपों को एक जैसा एनालॉगी कर दिया जाता है। एक ही शब्द से कई नए रूप बन जाते हैं, ठीक है। और समय के साथ क्या है? नवीनता, समय के साथ नए शब्दों का जन्म होता है, नवीनता आती है। या कोई विशेष शब्द आम बोलचाल का सामान्य शब्द बन जाता है, जैसे हम साधारीकरण कहते हैं, साधारणीकरण कहते हैं। सरलीकरण, अतिरिक्तीकरण, कठिन शब्दों को बोलने में आसानी के लिए छोटा या सरल कर दिया जाता है। जैसे हमने अग्नि कोई नहीं बोलता, आग सब बोलते हैं, है ना। तो ये क्या था
कि कठिन शब्द को बोलने के लिए छोटा कर दिया, या कई बार स्पष्टता के लिए शब्दों में नए वर्ण जोड़ दिए जाते हैं, उसे अतिरिक्तीकरण कहते हैं, उसमें अतिरिक्त वर्ण जोड़ दिया हमने, है ना। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शब्द परिवर्तन के कितने कारण होते हैं? शब्द परिवर्तन के 8 कारण बताए गए हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वाक्य विज्ञान का क्या अर्थ होता है? वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्यों की रचना का अध्ययन वाक्य विज्ञान में निहित है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आख्यांत साव्यकारक विशेषणम वाक्यम उपयुक्त कथन किस संस्था ने दिया है? ये जो स्टेटमेंट है वह पतंजलि का है सर। किसका? पतंजलि का। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के आपके 2 अंग होते हैं। कितने? 2। एक तो आपका होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। एक क्या होता है? एक सब्जेक्ट जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा प्रेडिकेट जिसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सी है, वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है वाक्य विज्ञान में वाक्य के भेद क्या हैं? तो वाक्य विज्ञान में वाक्य के भेद की बात करें तो इसमें आपका रचना, अर्थ एवं क्रिया की दृष्टि से भेद होता है। वाक्य विज्ञान जिसको हम सेंटेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो आपका रचना, अर्थ और क्रिया की दृष्टि से होता है। भाई रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। आपका जो वाक्य है वह सरल होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होता है। अर्थ की दृष्टि से देखें तो 8 भेद होते हैं, जिसमें आपका विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि वाचक हो गया, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक आ जाता है। ठीक है। क्रिया की दृष्टि से 3 भाग होते हैं, भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ओके, तो ये जो है 3 इसके भेद होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो गया। वाक्य विज्ञान के प्रमुख गुण या विशेषताएं क्या होते हैं? जो वाक्य विज्ञान है इसमें आकांक्षा और योग्यता जो है वह मुख्य गुण या विशेषता बताई गई है। हिंदी वाक्य रचना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या सावधानियां आवश्यक हैं? तो इसमें आपका व्याकरण सम्मत वाक्य रचना होना चाहिए, पहले सरल वाक्य, अभ्यास पश्चात मिश्रित और संयुक्त वाक्य देना चाहिए। वाक्य में सरल, सार्थक और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उपयुक्त समस्त गुणों का होना यहाँ पे आवश्यक है। हिंदी वाक्यों में गद्य खंडों के शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास किस भाषा में आवश्यक है? तो वह हिंदी भाषा में आवश्यक है सर। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। कहता है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों में मातृभाषा से परिचय, हिंदी पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है? छात्रों को हिंदी भाषा से परिचित कराना। ठीक है। छात्रों को ईश, प्रार्थना, नीति युक्त कविता और दोहे याद कराना। छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कुल मिलाकर ये सभी चीज़ें यहाँ पे जरूरी है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाते हैं। निम्नलिखित माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा, तो उच्चारण युक्त वाचन एवं शुद्धतापूर्ण लेखन की योग्यता विकसित करना, हिंदी कविताओं के भावार्थ लिखने योग्य बनाना, हिंदी व्याकरण के नियमों का प्रयोग करने की योग्यता बढ़ाना। कुल मिलाकर सारे ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाते हैं। हिंदी भाषा में कठिन वाक्यों व गद्य खंडों को आरोह, अवरोह व विराम चिन्हों का ज्ञान करना किस स्तर के छात्रों के लिए आवश्यक है? तो ये जो सब चीज़ें हैं वह निम्न माध्यमिक स्तर के लिए आवश्यक है सर। हिंदी कक्षा शिक्षण में सामान्य शिक्षण सिद्धांत सूत्र क्या है? सुनिश्चित उद्देश्य, नियोजन एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि, प्रेरणा, मौखिक कार्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता और जीवन उपयोगिता का सिद्धांत। कुल मिलाकर सारे ही ऑप्शंस यहाँ भी आपके राइट हो जाते हैं। उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, जीवन से जितना अधिक संबंधित होता है उतना ही अधिक सफल व स्थायी उसका सीखना होता है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र पथ प्रदर्शित करते हैं जिसमें सिद्धांत के व्यवहार की सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रेमंड का है। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है 78 नंबर, हिंदी शिक्षण में प्रयोग होने वाले प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं, सरल से कठिन की तरफ चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं, पूर्ण से अंश की तरफ, अनिश्चित से निश्चित की ओर और विशेष से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शंस यहाँ भी आपके राइट हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए हिंदी भाषा शिक्षण का कौन सा सूत्र उपयोगी होता है? तो वो होता है हमारा अनुभव से तर्क की ओर। बात किसकी हो रही है? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है सर। किसकी बात हो रही है? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। ये इस लेवल के बच्चे अपनी दुनिया को इंद्रियों और अनुभव एक्सपीरियंसेस के माध्यम से समझते हैं। उनके पास अभी अमूर्त तर्क, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई होती है। तो यहाँ पे अनुभव से तर्क की ओर, पहले अनुभव, बच्चा पहले अपने पहले उन चीज़ों के बारे में सीखते हैं जिन्हें उन्होंने देखा है, छुआ है या महसूस किया है। जैसे घर हो गया आपका, आसपास में कोई जानवर है, पेड़ है, उसके बारे में उन्होंने अनुभव किया। फिर तर्क लगाता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वे उन अनुभवों के पीछे ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, इस तर्क को समझना शुरू करते हैं। तो अनुभव से तर्क की ओर चलते हैं। ठीक है। हिंदी कक्षा शिक्षण में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? तो देखिए, भाषा विस्तार, साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक महत्व भी है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षण स्तर के लिए लाभदायक है? तो ये माध्यमिक स्तर के लिए लाभदायक है। शिक्षा आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किन 2 भाषाओं के चयन पर बल दिया है? तो इन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाएं और आधुनिक विदेशी भाषाओं पर बल दिया है। हिंदी शिक्षण में सहसंबंध स्थापित करने के लिए किस शिक्षा शास्त्री ने आत्मबोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वो हैं J.F. हर्बर्ट, जिन्होंने आत्मबोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हिंदी शिक्षण में सहसंबंध के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? पाठ्यक्रम भार कम करना और ज्ञान का समग्र रूप देना, पाठ को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाना व समय की बचत करना, हिंदी के साथ अन्य विषयों का ज्ञान देना व मानसिक विकास करना। कुल मिलाकर सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाते हैं। हिंदी शिक्षण में सहसंबंध के कितने प्रकार हैं? तो इसमें सहसंबंध के 2 प्रकार हैं। एक आपका इंटरनल होता है, क्या होता है सर? इंटरनल कोरिलेशन होता है। दूसरा एक्सटर्नल कोरिलेशन होता है। एक्सटर्नल, अभी जो इंटरनल है आंतरिक सहसंबंध होता है। ठीक है, इसका मतलब है एक ही विषय, जैसे हिंदी है, इसके अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ देना। जैसे अब आप इंटरनली में क्या करेंगे, गद्य पढ़ाते समय उसमें आए व्याकरण को समझाना, या कविता पढ़ाते समय उससे संबंधित किसी कहानी का जिक्र करना, तो ये आपने आंतरिक सहसंबंध कर दिया, हिंदी में गद्य पद्य को मिला दिया। फिर होता है एक्सटर्नल कोरिलेशन, इसका मतलब है हिंदी भाषा को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ करके पढ़ाना। हिंदी की किसी कहानी में आया कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, उसको इतिहास से कनेक्ट कर दिया, या कोई भौगोलिक वर्णन हो गया, उसको भूगोल से कनेक्ट कर दिया। तो ये सहसंबंध जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक, जहाँ हिंदी को हिंदी से जोड़ोगे, बाहरी, जिसमें हिंदी को बाकी सब्जेक्ट से, जैसे इतिहास भूगोल से भी जोड़ सकते हो। हिंदी शिक्षण में नियोजित सहसंबंध क्या होता है? नियोजित सहसंबंध का मतलब यहाँ पे है हिंदी का अन्य विषयों से पूर्व में सहसंबंध स्थापित करके फिर आप शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नियोजित सहसंबंध यानी कि जिसको हम प्लान्ड कोरिलेशन कहते हैं। ये वो टीचिंग प्रोसेस जो पहले से तय और सुव्यवस्थित हो, यानी हिंदी पढ़ाते समय वो जो है बाकी सब्जेक्ट्स जैसे इतिहास, विज्ञान से पहले से योजना बनाकर संबंध जोड़ करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है कि हिंदी का अन्य विषयों से पूर्व में सहसंबंध स्थापित कर लिया जाता है, मतलब जो है हिंदी का बाकी सब्जेक्ट से पूर्व में सहसंबंध स्थापित कर रहे हैं। शिक्षक पहले से योजना बना लेता है कि हिंदी के पाठ को दूसरे सब्जेक्ट्स से कैसे जोड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता भी है। यानी कि यहाँ पे बिना योजना के नहीं, बल्कि पहले से तय करके हिंदी को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ाना ही नियोजित सहसंबंध कहलाता है। हिंदी शिक्षण अवधि में किन किन विषयों से सहसंबंध बनाया जा सकता है? तो ये आपका संस्कृत, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, नागरिकशास्त्र, कला, इन सभी सब्जेक्ट से कनेक्शन बनाया जा सकता है। हिंदी शिक्षक के संदर्भ में कथन किसने दिया है? शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित कर सकता है। ये किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। एक हिंदी शिक्षक को किन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है? तो उसको वाणिज्य, तकनीकी, राजनीति, सामाजिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। एक हिंदी शिक्षक में किन गुणों का होना आवश्यक है? तो एक हिंदी शिक्षक में विषय का पूर्ण ज्ञान, सिद्धांत और विधियों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। हिंदी शिक्षण में कितनी युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं? तो हिंदी शिक्षण में 4 युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं।
कौन कौन सी? वही LSRW यानी कि लिसनिंग, सुनना। आदर्श वाचन या कहानी सुनाकर बच्चों में सुनने और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करो। फिर है स्पीकिंग, मतलब जैसे सस्वर पाठन हो गया, कविता पाठ या वाद विवाद के माध्यम से शुद्ध उच्चारण और बोलने का अभ्यास कराओ। फिर है रीडिंग, जो बुक्स हैं या लिखित सामग्री है उसको पढ़ करके उसका भाव समझने की कला सिखाओ। फिर है राइटिंग, जैसे सुलेख हो गया है ना, इनके माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध करने का अभ्यास कराओ। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षण युक्तियों में कौन सी युक्ति नहीं प्रयोग में लाई जाती है? तो वह आपकी प्रयोग भ्रमण वाद विवाद विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है। हिंदी शिक्षण में व्याख्या युक्ति के बारे में निम्न विचार किस भाषाविद ने दिए हैं? विचार है, व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द समूह या कथन के अर्थ की संपूर्ण जटिलता दूर की जाती है। वह हमारा कमेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कमेनियस। उद्धरण युक्ति के कितने प्रकार होते हैं? उद्धरण युक्ति के 2 प्रकार होते हैं सर। कितने? 2। देखिए उद्धरण युक्ति पूछ रहा है, उद्धरण जिसको हम कोटेशन टेक्निक कहते हैं, QUOTATION, ये होता है कोटेशन टेक्निक। ठीक है, अब इसमें कोटेशन टेक्निक में क्या होता है कि जो हम लोग नहीं ऐसे कॉमा लगाते हैं, ठीक है, इधर इधर हो गया, या ऐसे इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड क्लोज हो गया, वो होता है कोटेशन। अब यहाँ पे हिंदी शिक्षण और लेखन में जो कोटेशन टेक्निक है, इसका प्रयोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के को कोई स्टेटमेंट है या उसके बुक का कोई पार्ट है, उसको एज इट इज़ अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उद्धरण का प्रयोग करते हैं। एक होता है सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन मतलब जैसे हम खाली इधर से लगा दें और इधर से लगा दें, है ना। जैसे हमने कहा कि सूर्यकांत, जैसे हमने कह दिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महान कवि थे, तो निराला के ऐसे लगा दिया हमने, है ना, सिंगल। निराला के लिए ऐसे लगा दिया, ये सिंगल कोटेशन हो गया। डबल के लिए जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ पे लगा दिया और लास्ट में ऐसे लगा दिया, ये डबल होता है। तो कुल मिलाकर ये 2 प्रकार के होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण में प्रश्न पूछने की युक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रश्न पूछने की युक्ति के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें आपका प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं। दोषपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं? देखिए, अपूर्ण और अस्पष्ट, ऐसे प्रश्न जिनकी भाषा साफ ना हो या जो अधूरे हों, जिससे छात्र समझ ही ना पाए कि उत्तर क्या देना है, वो अपूर्ण और अस्पष्ट होते हैं। उत्तर सूचक या प्रतिध्वनि प्रश्न, जिनमें उत्तर का संकेत प्रश्न में ही छिपा हो, जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का था। ठीक है, फिर है प्रतिध्वनि, शिक्षक के वाक्य को ही दोहराकर प्रश्न बनाना, इनसे छात्र की बुद्धि का परीक्षण नहीं होता। द्विअर्थी प्रश्न, जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, है ना, ये सभी कथन यहाँ पे दोषपूर्ण है। क्या है? यानी कि दोषपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं? ये सारे ही होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में अच्छे उत्तरों की विशेषता क्या होती है? अच्छे आंसर क्या होते हैं? उत्तर की भाषा स्पष्ट हो, शुद्ध हो, उत्तर सार्थक हो, उत्तर पूर्ण वाक्य में हो, उत्तर में एक भाषा का प्रयोग हो, उत्तर ओजपूर्ण वाणी में हो, उत्तर विचारपूर्ण हो। तो ऐसे जो है ये जो है अच्छे उत्तरों की विशेषता होती है, अच्छे आंसर्स की। दत्त कार्य युक्ति का अर्थ क्या है? दत्त कार्य का मतलब यहाँ पे होता है कक्षा या छात्रों को दिया गया कार्य दत्त कार्य कहलाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में विवरण युक्ति का अर्थ क्या है? विवरण युक्ति जैसे विवरण चलचित्र, फिल्म, पट्टी या अन्य दृश्य सामग्री के लिए शाब्दिक ध्वनि संगति हो, यानी कि इसका मतलब यह है कि जब कक्षा में कोई दृश्य सामग्री जैसे आपका कोई चार्ट हो गया, फिल्म हो गया, चित्र दिखाई जाती है, तो शिक्षक उसे समझाने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है, जो डिस्क्रिप्शन देता है, उसे विवरण युक्ति कहते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मौखिक उद्धरण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? मौखिक उद्धरण की जो प्रकृति है यह सरल, स्पष्ट, सत्य शिक्षण सूत्रों पर आधारित हो, पाठ के विकास में सहायक और मानसिक स्तर के अनुकूल हो, इनका आवश्यकता व प्रसंगानुकूल प्रयोग भी करे। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, फटाफट मैसेज करके नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक आता है एजी नोट्स, उसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, साथ में। तो फुल मटेरियल एक जगह लेने के लिए आप देरी ना करें। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो।